सखी सहेली। सखी सहेली। सखी सहेली कार्यक्रम सुनने वाली सभी सखियों और सखाओं को मंदाकिनी जोशी का प्यार भरा नमस्कार। और मेरा भी यानी कि आरती श्रीवास्तव का भी आप सभी सखियों को, सभी सखाओं को, सभी श्रोताओं को और साथ में मंदाकिनी जी को जी नमस्कार। नमस्कार आरती, कैसी हो? बिल्कुल ठीक हूँ। और ये जो मौसम बदला है ना, सच में इसने बिल्कुल पूरा माहौल बदल दिया है। बिल्कुल सही कहा आपने। जैसे ही मौसम बदलता है तो मन का मौसम भी बदल जाता है। लेकिन हाँ, कुछ कुछ जगह तो अभी मौसम नहीं बदला है, वहाँ उनका मन का मौसम तो वैसा ही है। बिल्कुल, हम प्रार्थना करेंगे जल्दी से वहाँ का भी मौसम बदल जाए। लेकिन हाँ, मुंबई का जो मौसम है वो बिल्कुल बदल गया है। सुबह से लेकर शाम तक, रात तक बरसात हो रही है और मन भी कुछ भीगा भीगा सा है ना? जी हाँ, बिल्कुल। हाँ, और बहुत अच्छा लगता है। अपना एक आनंद अलग ही है आरती। जी बिल्कुल। कभी याद आते हैं वो दिन जब तुम बचपन में भीगा करती थी या कॉलेज के दिनों में जब जाती थी और रास्ते में भीग कर आती थी? मुझे तो याद है। बिल्कुल, मतलब ऐसा लगता है ना कि हम जानबूझ के भीगते हैं फिर ना, अगर ऐसा जरूरत हो तो भी निकलेंगे। वैसे भी थोड़ा सा भीगना बनता भी है। जब बारिश का मौसम आता है तो थोड़ी समय के लिए सही छातों को एक तरफ रख दीजिए और थोड़ा बारिश में निकल के तो देखिए। उसका एक अलग ही मजा है। बिल्कुल, बचपन की यादें हमें है कि हम कितना भीगा करते थे और कभी माता पिता भी नहीं कुछ कहा करते थे। जैसे आजकल कह देते, अरे बेटा मत भीगो, जुकाम हो जाएगा, बुखार हो जाएगा, खांसी हो जाएगी। हमारे माता पिता भी हमें नहाने देते थे बारिश में और हम नहाया करते थे और इतनी इम्यूनिटी मजबूत हुआ करती थी कि मुझे याद नहीं कि कभी बीमार पड़े हूँ बारिश में भीग के। हाँ, कभी कभार ऐसा हो गया होगा कि सर्दी लग गई है, लेकिन बड़ा मजा आता था स्कूल कॉलेज के दिनों में भी, जब भीग कर साइकिल चलाते हुए आते थे। वो दिन बहुत याद आते हैं। बहुत, सच में बारिश जो होती है ना, एकदम सब कुछ बदल देती है। सब कुछ हरियाली सब जगह छा जाती है, चाहे वो पेड़ पौधे हो, चाहे पूरा आप देखें जंगल हो, या कहीं भी छोटा सा भी पेड़ होगा ना, वो भी एकदम खिल उठता है जब बारिश की बूंदें पड़ती हैं। बिल्कुल सही कहा आपने। और ऐसे ही जब मन पर कुछ बूंदें ऐसी गिरती हैं तो मन भी खिल उठता है। संगीत की कुछ बूंदें जब गिरती हैं तो हमारा मन खिल उठता है। लेकिन हाँ, उससे पहले हमें ये भी बताना है कि आज हम अपनी सखियों और सखाओं के लिए क्या क्या लेकर आए हैं। तो आज हम लेकर आए हैं, सबसे पहले हम बात बता दें आपको, हम साड़ियों का जो संसार, जो बहुत जिसके बारे में महिलाएं सोचती हैं कि हम कौन सी नई साड़ी खरीद लें, हर महीने खरीद लें या हम थोड़ी थोड़ी बचत करते रहें और खरीदें, तो उन साड़ियों के संसार के अंतर्गत हम लेकर आए हैं टसर या घिचा सिल्क साड़ी, जो कि झारखंड की पहचान है। अरे वाह, झारखंड की साड़ी पहनेंगे आज हम। जी बिल्कुल। और अब हम बात कर लेते हैं, आज हम लेकर आए शब्द हमारा विचार आपके। इसके अंतर्गत हम बात करेंगे प्रतियोगिता पर। आहा, क्या बात है, जो आपके और मेरे बीच भी चलती है। बिल्कुल। लेकिन हमारे बीच स्वस्थ जो होती है प्रतिस्पर्धा चलती है। बिल्कुल, हमारे सखियों और सखाओं से हम कहना चाहेंगे कि इस प्रतियोगिता का आपको अर्थ नहीं लिखना है कि जैसे हम एक निबंध लिख देते हैं, है ना? निबंध नहीं लिखना है कि प्रतियोगिता क्या है। आपको ये बताना है कि आपके जीवन में इस शब्द पर क्या विचार है। आपने कभी जीवन में कोई प्रतियोगिता जीती? आपने जो पढ़ाई से संबंधित जितनी भी प्रतियोगी परीक्षाएं होती है उनमें आपने अटेंड किया, उसको अटेंड किया, या आप किसी से प्रतियोगिता रखते हैं, प्रतिस्पर्धा रखते हैं? प्रतिस्पर्धा में आप कहाँ तक चले गए, कितनी दूर तक चले गए, यानी कि आपने मन से आप कितनी दूर तक चले गए कि मतलब एक होती ना कि स्वस्थ प्रतियोगिता, यानी कोई बात नहीं, चलो उसने आगे किया, अब हम भी अच्छा करेंगे। एक होती है कि उसने कैसे किया, मैं करके पीछे खींचे। हाँ। वो आप बताइए कि मतलब कौन सी आप प्रतियोगिता के बारे में? आपके कहने का मतलब ये है आरती कि कई बार क्या है, कुछ लोग जो है प्रतियोगिता के चक्कर में किसी की टांग खिंचाई कर देते हैं और आगे बढ़ जाते हैं। हाँ। है ना? और ये जो ईर्ष्या और जलन हमारे अंदर होती है ना, किसी को बढ़ता हुआ देख करके, उसकी शर्ट मेरी शर्ट से सफेद क्यों वाली जो जलन है, वो हमें थोड़ा परेशान भी कर देती है और पीछे भी खींचती है। पीछे भी खींचती है। आप एक न एक दिन फिर पीछे हो जाते हो। आप उस दौड़ में खरगोश और कछुए वाली कहानी हमने देखी है ना। तो इसलिए आप प्रतियोगिता तो करें, लेकिन स्वस्थ प्रतियोगिता रखें। तो बताइए, आपके जीवन से जुड़े कुछ आप अपना नजरिया हमें बताइए। और साथ ही आज हम बात करने वाले हैं
पारिवारिक चिकित्सक के ऊपर। अच्छा। देखिए, चिकित्सक के पास हम सभी जाते हैं, लेकिन हमारा एक फेवरेट डॉक्टर होता है जो घर का डॉक्टर कहते हैं, इसलिए ये हमारे फैमिली डॉक्टर हैं कि कुछ भी हो, सर्दी जुकाम या कुछ बड़ी बात कुछ भी हो, सबसे पहले हम उनके पास जाते हैं, बिल्कुल उनकी राय मांगते हैं। हाँ। फिर वो जब हम कहते हैं कि नहीं, आप इसको आप बड़े डॉक्टर को दिखाइए या इसके लिए आप और टेस्ट वगैरह कराइए, तो फिर अब जब हम और दूसरे डॉक्टर के पास जाते हैं, तो सबसे पहले हम जिस डॉक्टर के पास जाते हैं, जिस पे सबसे पहले हम विश्वास करते हैं, तो वो पारिवारिक डॉक्टर, उसके बारे में हम बात करेंगे। बताइए, आपके पारिवारिक डॉक्टर कौन है, कैसे हैं, और आपके जीवन में उनका क्या स्थान है? कब क्या ऐसा घटा कि पारिवारिक चिकित्सक आए और आपकी उन्होंने मुसीबत को हल किया? जी बिल्कुल, आप बताइए। तो इन सभी पर हम विचार करेंगे, गीत सुन ले। और देखो, ये आप बस मेरे साथ ना ऐसा मत कर व्यंजन लेके आई हैं। जी बिल्कुल, मैं व्यंजन इतना अच्छा लेकर आई हूँ, और हमारे जो श्रोता हैं वो भी सब सखियां सखा सब लिख रहे हैं पकौड़ों के बारे में। सोचिए कितना, कहाँ बारिश का मौसम आते ही पकौड़ों की तो बस, मतलब ऐसा लगता है कि बारिश के साथ में जो एक मिट्टी की सुगंध होती है ना, उसके साथ पकौड़ों की गर्मा गर्म पकौड़े मिल जाए। बिल्कुल सही कहा जी। तो बताइएगा, आप अपने घर में इस वक्त या बारिश के मौसम में किस तरह से पकौड़े बनाते हैं? कई तरह के पकौड़े, कौन से पकौड़े बनाते हैं? कौन से बेसन के, और ताकि हम उसको एकदम उसको सोच के कल्पना करके उसको हम खा लें। नहीं भी, हमारे लिए भेजेंगे हमारे सखी और सखा, और हम उसे खा भी लेंगे, ठीक है? क्योंकि मुंबई का जो मौसम है वो पकौड़ों का ही मौसम हो रहा है। बिल्कुल। तो एक गीत सुन लेते हैं पहले। बिल्कुल, सुनते। झिम गिरे सावन, सुलग सुलग जाए मन, भीगे आज इस मौसम में, लगी कैसी अगन। झिम झिम गिरे सावन, सुलग सुलग जाए मन, भीगे आज इस मौसम में, लगी कैसी अगन। ला 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 ला।
तो मन तो भीग गया है, रिमझिम गिरे सावन। जी बिल्कुल, इतना प्यारा गाना है ना, एकदम सावन की खुशबू आती है, इससे मिट्टी की खुशबू आती है। बिल्कुल सही कहा आपने। और वही बात की मिट्टी की सौंधी खुशबू हम पसंद करते हैं और बरसात में भीगना पसंद करते हैं। पर कभी कभी कुछ लोग कहते हैं कि भाई बरसात में भीगे थे इसलिए बीमार हो गए, है ना, जुकाम हो गया, खांसी हो गई, सर दर्द हो गया। और ऐसी स्थिति में हमें कौन याद आता है? डॉक्टर, हमारा डॉक्टर, जो हमारा पारिवारिक डॉक्टर है, जहाँ मतलब कभी भी जा सकते हैं। हाँ। और तुरंत हमें लगता है कि हम अभी बाहर नहीं जा सकते या बहुत दूर नहीं जा सकते या ढूंढ नहीं सकते, तो बस हम सबसे पहले अपने पारिवारिक डॉक्टर के पास जाते हैं, उन्हें फोन पर बताते हैं कि भाई हमारे साथ ऐसा हुआ है और आप क्या कहते हैं। और अगर उन्हें लगता है कि कुछ हल्का फुल्का है तो वो फोन पर ही बता देते हैं, अन्यथा वो घर आकर अगर आप नहीं उठ पा रहे हैं तो वो भी घर आके अक्सर ऐसा होता है कि आ जाते हैं, मतलब जो पारिवारिक डॉक्टर होते हैं, क्योंकि वो हमें जानते हैं, मतलब पहचान होती है, तो आ जाते हैं। बिल्कुल। तो तेज रफ्तार जीवन और बदलती जीवन शैली और बढ़ती स्वास्थ्य समस्याओं के इस दौर में आरती, पारिवारिक चिकित्सक की आवश्यकता पहले से कहीं अधिक बढ़ गई है ना? जी बिल्कुल। आज लोग छोटी सी परेशानी के लिए भी अलग अलग जो विशेषज्ञ हैं उनके पास पहुंच जाते हैं, लेकिन एक ऐसा डॉक्टर जो पूरे परिवार के स्वास्थ्य का, आदतों का, आवश्यकताओं को जो समझता हो, उसकी भूमिका आज भी बहुत महत्वपूर्ण है। बहुत ज्यादा, क्योंकि देखिए कभी ऐसा होता है ना कि हालत इतनी अच्छी नहीं होती कि हम बहुत दूर तक जाएं, या कभी बहुत तेज बुखार है, इस तरीके की चीजें। तो जब बहुत छोटी मोटी सी कुछ चीजें होती हैं तो हम फोन पर बात कर लेते हैं डॉक्टर से, तो पूरा हालचाल वो पूछ लेते हैं, कभी वीडियो कॉल पे देख लेते हैं, तो कहते हैं कि अच्छा आप ये मेडिसिन हमें वो बता देते हैं कि आप ये दवाइयाँ ले लीजिए, तो हम ले लेते हैं, तो हमें फायदा हो जाता है। लेकिन अगर कोई बहुत बड़ी चीज है, ये बहुत समय से चल रही है, तो वो डॉक्टर खुद ही बताते हैं कि नहीं, अब आप दूसरे डॉक्टर को दिखाइए जो इस चीज का विशेषज्ञ है, तो आप वो उसको दिखाइए, तो वो अपने आप ही सलाह देते हैं। हाँ, क्योंकि उन्हें पता होता है कि जो बीमारी हमें हुई है उसका इलाज किसी और डॉक्टर के पास जाकर संभव है, तो हमारा पारिवारिक जो चिकित्सक है वो हमें सलाह देता है कि ये आपको, और कई बार वो भेज भी देते हैं नाम और पता लिखकर कि उन डॉक्टर से मिलिए, मेरा नाम बताइएगा और मेरा रेफरेंस देकर आप उन डॉक्टर से मिलकर अपना इलाज करवाइए। ऐसी स्थिति भी होती है कई बार। तो पहले के समय में क्या होता था, लगभग हर परिवार का एक निश्चित चिकित्सक होता था। घर में किसी को बुखार आ जाए, चोट लग जाए और कोई भी हमारी पारिवारिक जो स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं हो जाती थी, तो हम उसी चिकित्सक से संपर्क भी करते थे। और सबसे बड़ी बात पता है क्या है, वो हमारे को दवाई देने के अलावा मानसिक सपोर्ट भी करते थे। बिल्कुल, मतलब हमारा मानसिक इलाज भी कर देते, अरे डरो मत, ठीक हो जाओगे, सब ठीक होगा, कुछ नहीं हुआ है। ये एक जो चीज होती है ना, जो आप हम मानसिक जो आधार दे देते हैं ना, तो वो बहुत फायदेमंद भी होता है ना, कि आधी जो बीमारी होती है ना, क्योंकि कभी कभी बहुत ज्यादा घबराहट हो जाती है कि पता नहीं क्यों नहीं बुखार उतर रहा है, पता नहीं क्या परेशानी है, तो जब हम डॉक्टर को दिखाते हैं, जब हमें वो बताता है कि नहीं आप इतनी कोई बड़ी परेशानी नहीं है, आप ये दवा लेंगे तो ठीक हो जाएंगे, तो लगता है कि हाँ चलो हमें डॉक्टर को दिखा दिया, अब हम ठीक हो जाएंगे। बिल्कुल सही कहा। और जो पारिवारिक चिकित्सक हैं वो केवल वही की बीमारी का इलाज नहीं करते, बल्कि हमें मार्गदर्शक के रूप में भी वो होते हैं हमारे। और बच्चों के टीकाकरण से लेकर अगर बुजुर्गों की देखभाल तक देखा जाए, परिवार के हर सदस्य के स्वास्थ्य पर वो नजर रखते हैं। और उनकी सबसे बड़ी विशेषता ये है कि वो रोगी को केवल एक केस के रूप में नहीं देखते, बल्कि एक व्यक्ति के रूप में, परिवार के सदस्य के रूप में समझते हैं। बिल्कुल, क्योंकि बहुत समय से इलाज हम करा रहे होते हैं, तभी वो हमारे फैमिली डॉक्टर बनते हैं। तो वो जो डॉक्टर होते हैं तो वो अच्छे से समझ के करते हैं कि हाँ, वो जानते हैं इतिहास हमारा कि हम क्या परेशानी हमें रही है, क्यों रही है, कोई एलर्जी तो नहीं है। तो वो हमारा जो फैमिली डॉक्टर है, जो पारिवारिक डॉक्टर है, वो इस चीज को अच्छे से समझता है। तो जो हम कहीं बाहर दूसरे डॉक्टर को दिखाने जा रहे होते हैं, तो वो भी बताता है कि आप ये चीजें उनको पहले बता दीजिएगा, जिससे कि उस हिसाब से वो आपको दवा दे सकेंगे। बिल्कुल सही कहा। और जैसे आरती आजकल जो है मधुमेह की बीमारी है, या उच्च रक्तचाप हो गया है, तनाव है, हृदय रोग जैसी जीवन शैली संबंधी बीमारियां बहुत तेजी से बढ़ भी रही हैं। तो ऐसे में पारिवारिक जो चिकित्सक है हमारा, वो समय समय पर सलाह देकर इन बीमारियों को गंभीर होने से पहले ही रोक भी देता है कि भाई आपको इस बात का ध्यान रखना है, ये अपनी दिनचर्या रखनी है, इस तरह से एक्सरसाइज करनी है, इस तरह से खाना खाना है, इस तरह की चीजें नहीं खानी है। बिल्कुल। और वो डॉक्टर जो है वो हमारी दिनचर्या पर नजर भी रखते हैं कि ऐसा तो नहीं आपने कुछ लापरवाही करी हो, या आपने कुछ इस तरह से कुछ ऐसे खा लिया है, तो वो पूरा ध्यान भी रखते हैं। तो उनको पता होता है कि इनको हमें अभी हम इनकी बीमारी को संभाल सकते हैं या नहीं संभाल सकते।
सकते, अगर वो नहीं संभाल सकते हैं तो फिर वो हमें दूसरे डॉक्टर को रेफर कर देते हैं। बिल्कुल सही कहा। और आज भी क्या है, हमें बहुत जरूरत है एक ऐसे डॉक्टर की जो हमें समझ सके, है ना, हमारे परिवार के सदस्यों को समझ सके, और विश्वास का जो रिश्ता होता है डॉक्टर मरीज के भी। सबसे बड़ी बात क्या होती है आरती की, हमें डॉक्टर ने कहा कि भाई आपको ये जो बीमारी है उसमें ये चीजें नहीं खाना है। कई बार मैं कुछ डॉक्टर्स के इंटरव्यू सुनती हूँ तो वो कहते हैं कि मेरे पास वही व्यक्ति आएगा जो खाने का कंट्रोल करेगा। जी हाँ, आपने अगर खाने पर कंट्रोल नहीं करना सीखा है तो फिर डॉक्टर भी लाचार हो जाता है। बिल्कुल। जैसे बीपी की समस्या है तो कहते हैं नमक कम खाइए। अब आप क्या कहते हैं, नहीं डॉक्टर साहब मुझे तो नमक के बगैर खाना ही अच्छा नहीं लगता, मैं तो नमक ऊपर से और लेती हूँ। तो फिर डॉक्टर सोचिए क्या कहेंगे, वो कैसे आपको ठीक करेंगे, और फिर जब आप उनका कहना नहीं मानेंगे तो वो आपका कहा भी कैसे मानेंगे। बिल्कुल। और जो फैमिली डॉक्टर होते हैं वो हमें थोड़ा डांट डपट भी देते हैं कि नहीं आपको ऐसा करना ही है, और वो समझ जाते हैं कि हमने कोई लापरवाही की है इस बात के बारे में भी। अगर हम ज्यादा बीमार हो जाते हैं या उनकी बात नहीं मानते या कोई लापरवाही करते हैं तो फिर जाते हैं उनके पास, तो वो समझ जाते हैं कि नहीं आपने ये लापरवाही जरूर की होगी, या आपको तला हुआ मना किया है तो आपने इसे खाया होगा, तभी आपको ये परेशानी हुई है। तो क्योंकि वो हमारी बीमारी का इतिहास जानते हैं, हमारे बारे में जानते हैं, समझते हैं, तो वो अच्छे से हमारा इलाज भी कर सकते हैं। बिल्कुल सही कहा। और इसीलिए उनका विश्वास हमें नहीं तोड़ना चाहिए। छोटी छोटी चीजों का जो स्वाद जीभ को लग गया है ना, उस पर हमें कंट्रोल रखना चाहिए। जैसे अब आप तुम आज पकौड़े खिलाएंगे ना हमारे श्रोता तो मैं थोड़ा कम खाऊंगी। बिल्कुल। और कभी कभी ऐसा नहीं कि आप रोज पकौड़े बनाने बैठ जाएं या रोज इस तरीके की तली हुई चीजें खाएं। कभी कभी चलती हैं ये सब चीजें, लेकिन हर समय नहीं। बिल्कुल। आपको सीधा साधा खाना, मौसम के अनुरूप खाना चाहिए। और सबसे बड़ी बात है कि स्वच्छ खाना, ताजा पका हुआ भोजन खाइए। ये जो मौसम रहता है ना, इसमें थोड़ा बैक्टीरिया भी पनप जाते हैं, तो इसलिए बेहतर होगा कि हम ताजा खाना खाएं, रखा हुआ खाना ना खाएं, और बेहतर होगा कि हम तला हुआ ना खाएं, सादा जो भोजन होता है वही सादा भोजन खाएं। फ्रूट खाएं, ज्यादा से ज्यादा सैलेड खाने की कोशिश करें, अंकुरित अनाज खाएं, तो थोड़ा सा हमारा जो है स्वास्थ्य है अच्छा रह सकता है। थोड़ा सा उसको रोस्ट कर सकते हैं, भून सकते हैं, बहुत तरीके हैं खाने के, बहुत अच्छा लगता है। तो हमारे जो पारिवारिक डॉक्टर है ना आरती, वो भी खुश रहते हैं। वो नहीं चाहते कि जिस परिवार से वो जुड़े हैं वहाँ के परिवार के सदस्य बीमार रहे या उनके पास इलाज के लिए आए। उनकी सफलता भी तभी होती है जब उस परिवार के सदस्य सब सही रहे, स्वस्थ रहे। तो हमारे जो श्रोता हैं वो भी लिख रहे हैं, तो उन्होंने एक हमारे जो श्रोता हैं वो लिखते हैं कि पारिवारिक चिकित्सक यानी फैमिली डॉक्टर की वजह से हमारे परिवार में सब स्वस्थ और सेफ महसूस करते हैं। उन्होंने हम सबको बिना जरूरी दवाइयों से बचाया है, उनका निदान सटीक रहता है। अगर रोग 5 दिन में काबू में नहीं आए तो वो उचित मार्गदर्शन देते हुए किसी सीनियर के पास भी भेज देते हैं। तो ये कहते हैं ये। बिल्कुल। और भी किसी ने कुछ लिखा है? बिल्कुल। एक हमारे श्रोता हैं जो लिखते हैं कि फैमिली डॉक्टर अब ये इसकी बारे में बात करें तो ना के बराबर ही रही है। अब नाखून से लेके सर के बाल तक हर अवयव का अलग स्पेशलिस्ट डॉक्टर, अलग विशेषज्ञ डॉक्टर होता है। और फिर ऐसी हालत हो जाती है कि मेरे बचपन में एक ही डॉक्टर बड़ी आत्मीयता से पूरे परिवार की वैद्यकीय देखभाल, उपचार, दवा पानी करते थे। कुटुंब का पूरा इतिहास उन्हें मालूम रहता था, और कठिन जो परिस्थिति होती थी उसमें मैत्री भरा जो सेकंड ओपिनियन होता है वो जो मैत्री भरा व्यवहार भी करते थे, और जो सेकंड ओपिनियन होता है वो जरूर लेना चाहिए। लगता है आपके वैद्यकीय क्षेत्र में वो नैतिकता नहीं हो पा रही जो अत्यंत जरूरी है। जी। एक श्रोता लिखते हैं कि सभी को डॉक्टर्स डे की हार्दिक शुभकामनाएं। पारिवारिक चिकित्सक ये एक बहुत अच्छा विषय रखा है। डॉक्टर दिवस मनाया जाता है। डॉक्टर के प्रति हमारे मन में जो व्यवहार या सम्मान है उसको व्यक्त करने के लिए ये आज का दिन है। और ये भगवान जैसे होते हैं, पारिवारिक चिकित्सक हमारे लिए भगवान समान है। और मैंने भी एक पारिवारिक चिकित्सक को रखा हुआ है, मतलब उनके परिवार में भी पारिवारिक चिकित्सक है। और वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि पारिवारिक चिकित्सक वो प्राथमिक देखभाल विशेषज्ञ होता है जो सभी उम्र, लिंग और बीमारियों के लोगों को निरंतर और व्यापक सेवाएं प्रदान करता है। ये चिकित्सक किसी एक बीमारी के बजाय पूरे परिवार के संपूर्ण स्वास्थ्य का ध्यान भी रखते हैं। जी। एक हमारे श्रोता हैं जो लिखते हैं कि ये चिकित्सक पद्धति मुख्य रूप से डॉक्टर और मरीज के बीच दीर्घकालिक संबंधों पर आधारित होती है, क्योंकि पारिवारिक चिकित्सक पूरे परिवार के स्वास्थ्य इतिहास को अच्छी तरह से जानता है, इसलिए वो बीमारी के आनुवांशिक और पारिवारिक कारणों को अधिक सटीकता से समझ भी पाता है। और देखिए हमारे एक श्रोता हैं जो हमारे नियमित श्रोता भी हैं, वो लिखते हैं कि आज डॉक्टर्स डे पर हमारे दोनों बेटों को सुबह सुबह ही हैप्पी डॉक्टर्स डे हमने विश किया है। सखी सहेली की सखी यानी मेरी धर्मपत्नी ने और मैंने और बेटियों ने, यानी उनकी दोनों बच्चे जो हैं डॉक्टर हैं। बड़े बेटे का MBBS कोर्स कंप्लीट
कंप्लीट हो गया है और छोटा बेटा एमबीबीएस 3rd ईयर में है। बड़े बेटे की आज इमरजेंसी कैजुअल यूनिट गवर्नमेंट हॉस्पिटल अजमेर में ड्यूटी है। हमने बेटे को ये समझाया कि सभी पेशेंट से प्यार से बातें करें, अच्छी तरह चेकअप करें और जल्दी ही ठीक होने की हिम्मत भी बढ़ाए। बहुत अच्छी बात है तो। और एक हमारे श्रोता है जो लिखते हैं कि जैसे पारिवारिक मनोरंजन के लिए विविध भारती है, उसी तरह पारिवारिक स्वास्थ्य के लिए चिकित्सक होता है, यानी कि फैमिली डॉक्टर होना भी जरूरी है। विविध भारती जैसे हमारे दिल के मनोरंजन का ख्याल रखता है, उसी तरह फैमिली डॉक्टर हमारे आपके परिवार समेत सभी का सेहत का ख्याल रखते हैं, जो पूरे परिवार का प्राथमिक स्वास्थ्य बिंदु होता है। नवजात शिशु से लेकर मेरे जैसे बुजुर्ग तक सभी का इलाज करते हैं। इसके चलते आपको अलग से डॉक्टर खोजने की भागदौड़ से राहत मिलती है। आपके पूरे परिवार के स्वास्थ्य से जुड़ी हिस्ट्री उनके पास रहती है, तो उस हिसाब से ट्रीटमेंट की त्वरित कार्यवाही कर सकते हैं। और साल 1995 से लेकर आज तक हमारा भी एक फैमिली डॉक्टर है। छोटी मोटी बीमारियों में सबसे पहले उनकी विजिट करते हैं, यानी उनके पास जाते हैं। अगर जरूरत हो तभी वो आगे के ट्रीटमेंट करवाने के लिए किसी और डॉक्टर को रेफर करते हैं। अरे वाह, बहुत अच्छी बात। और वहीं एक श्रोता ने लिखा है कि हर सफल इलाज के पीछे केवल दवा नहीं, डॉक्टर का धैर्य और समर्पण भी होता है। डॉक्टर दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। और डॉक्टर का सबसे बड़ा पुरस्कार क्या है? मरीज का स्वस्थ होकर मुस्कुराना। वही हमने कहा ना कि हमारे फैमिली डॉक्टर कभी नहीं चाहते कि फैमिली के लोग बीमार है। वो चाहते हैं जितने स्वस्थ रहेंगे वो उनकी उतनी ही सफलता होती है। तो हमें भी अपने डॉक्टर की भावनाओं का सम्मान करना चाहिए कि वो हमसे क्या चाहते हैं। बिल्कुल। और एक और श्रोता है जो लिखते हैं कि आज भले ही अस्पताल और विशेषज्ञ डॉक्टरों की संख्या बढ़ गई है, लेकिन पारिवारिक चिकित्सक की आवश्यकता आज भी उतनी ही महत्वपूर्ण है। वो अनावश्यक जांचों और दवाइयों से बचाते हुए उचित समय पर सही उपचार की दिशा दिखाते हैं। उसकी सलाह से स्वास्थ्य की बेहतर देखभाल संभव होती है। वो परिवार के प्रत्येक सदस्य के स्वास्थ्य, उनकी पुरानी बीमारियों, जीवन शैली और आवश्यकताओं से भली भांति परिचित होते हैं। इसीलिए वो केवल दवाइयां नहीं देते, बल्कि सही सलाह, समय पर सावधानी और मानसिक संबल भी प्रदान करते हैं। क्या बात है। और वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि आज के दिन की डॉक्टर दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। डॉक्टर दिवस के प्रति जो सम्मान है, डॉक्टर के प्रति जो सम्मान या जो डॉक्टर की महत्ता है हमारे जीवन में, उसको याद करने और डॉक्टर के प्रति आभार व्यक्त करने के लिए आज का दिन है। विषय बहुत ही अच्छा है। पारिवारिक चिकित्सक, बहुत सारे ऐसे पारिवारिक चिकित्सक हैं जो डॉक्टर कम लेकिन अपने से ज्यादा हमारा ध्यान रखते हैं। उनसे इतना अच्छा रिश्ता बन जाता है कि वो अपने हो जाते हैं। और मेरे जीवन में भी एक ऐसे डॉक्टर थे जो डॉक्टर से ज्यादा मेरे अपने हो गए थे। इसलिए मैं इस चीज को बहुत बेहतर समझ सकती हूँ। हालांकि वो डॉक्टर 2-3 सालों से मेरी मुलाकात नहीं हुई है, लेकिन जब भी हमें कुछ होता है, हमें कुछ भी बताना होता है तो हम उन डॉक्टर साहब को कॉल करते हैं और वो हमें मतलब हमारा चेकअप करने आ जाते हैं। इसलिए ये कितने खास होते हैं ये हम ही समझ सकते हैं। जी। और एक और श्रोता है जो कहते हैं कि चिकित्सक बहुत सारे पारिवारिक चिकित्सक, बहुत सारे ऐसे पारिवारिक चिकित्सक होते हैं जो डॉक्टर कम लेकिन अपने ज्यादा बन जाते हैं। उनसे इतना अच्छा रिश्ता बन जाता है कि वो अपने हो जाते हैं। और मेरे जीवन में भी ऐसे डॉक्टर थे जो डॉक्टर से ज्यादा मेरे लिए अपने हो गए। इसीलिए मैं इस चीज को बहुत बेहतर समझ सकती हूँ। हालांकि वो डॉक्टर से कुछ 2-3 सालों से मेरी जो मुलाकात है वो नहीं हो पाई है, लेकिन मुझे जब भी कोई परेशानी होती है, मैं कुछ भी खाती हूँ, कोई भी दवाई खाती हूँ, तो उस डॉक्टर का ये ध्यान आता है। इसलिए मैं ये चीज समझ सकती हूँ कि फैमिली डॉक्टर कितने ज्यादा हमारे लिए खास हो जाते हैं, वो अपने हो जाते हैं जैसे घर के सदस्य। बिल्कुल सही कहा। और चलिए, अब संगीत भी तो एक चिकित्सक का काम करता है। जी, तो एक गीत सुनते हैं। बिल्कुल सुनते हैं। मचलेगा दिल मेरा तुमको पाने का इरादा है। ये मौसम भीगा भीगा है, हवा भी ज्यादा ज्यादा है। क्यों न मचलेगा दिल मेरा तुमको पाने का इरादा है। ये मौसम भीगा भीगा है, हवा भी ज्यादा ज्यादा है। क्यों न मचलेगा दिल मेरा तुमको पाने का इरादा है। ये मौसम भीगा भीगा है।
इजाजत हो तो मेरे सरकार के पहलू में आ जाऊं, इजाजत हो तो मेरे दिलदार के दिल में समा जाऊं। ये मौसम भीगा भीगा है, हवा भी ज्यादा ज्यादा है, क्यों न मचलेगा दिल मेरा, तुमको पाने का इरादा है। ये मौसम भीगा भीगा है, हवा भी ज्यादा ज्यादा है, क्यों न मचलेगा दिल मेरा, तुमको पाने का इरादा है। ये मौसम भीगा भीगा है। शर्म को छोड़ दो मेरे जाना, गले से तुम भी मिल जाओ, ये पर्दा तोड़ दो मेरे जाना, मेरी सांसों में घुल जाओ। ये मौसम भीगा भीगा है, हवा भी ज्यादा ज्यादा है, क्यों न मचलेगा दिल मेरा, तुमको पाने का इरादा है। ये मौसम भीगा भीगा है, हवा भी ज्यादा ज्यादा है, क्यों न मचलेगा दिल मेरा, तुमको पाने का इरादा है। ये मौसम भीगा भीगा है। हाँ, तो मंदाकिनी जी, एक हमारे श्रोता हैं जो लिख रहे हैं कि उनका विविध भारती से उनका जो साथ है वो लगभग 25 से 30 साल पुराना है, और कहते हैं कि बचपन में मेरी माँ नियमित रूप से विविध भारती सुना करती थी, और उन्हीं के साथ मैंने भी रेडियो सुनना शुरू किया था। और अभी आते हैं अपने विषय पे, तो कहते हैं कि आज का विषय पारिवारिक चिकित्सक सुनकर मुझे अपने बचपन की याद आ गई। हमारे मोहल्ले के एक डॉक्टर अंकल थे जो घर के हर सदस्य को नाम से जानते थे। जब भी कोई बीमार पड़ता वो सिर्फ दवा ही नहीं देते थे बल्कि हौसला भी देते थे। मुझे लगता है कि एक पारिवारिक चिकित्सक परिवार के सदस्य जैसा ही होता है। तो इस तरह से अपने बारे में इन्होंने बताया। बहुत अच्छी बात इन्होंने लिखी, और हमने अपने कितने ही सारे श्रोताओं के विचार पढ़े हैं। और अब एक संदेश सुन लेते हैं। बिल्कुल। विविध भारती पर आ रहे हैं साहित्य जगत के जाने माने लेखक हरिशंकर राठी। आपसे साझा करेंगे अपनी लेखन यात्रा। किशोरावस्था से ही मैं कहीं न कहीं अपनी भाषा में व्यंग का प्रयोग करता था। हास्य भी मेरे अंदर था और मैं बहुत विनोद किया करता था। जो स्वाभाविक रूप से मेरे व्यंग निकलते थे किसी मुद्दे पर, वो कुछ लोगों ने कहा कि आप तो बड़ा अच्छा व्यंग बोल लेते हैं। ये बड़े मजे की बात है कि बाद में चल करके व्यंग मेरी प्रमुख विधा हो गई। तो सुनना न भूलें कार्यक्रम आज के मेहमान 1 जुलाई शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर। और अब लेते हैं एक छोटा सा अंतराल। जी।
इस अंतराल के बाद सभी सुनने वालों का फिर से स्वागत है आरती जी। और अब हम बात कर लेते हैं साड़ियों के संसार में, थोड़ी देर के लिए चलते हैं। इतने सुंदर संसार में जी। महिलाओं का बड़ा पसंदीदा संसार है ये। जी बिल्कुल, महिलाओं का तो पसंदीदा संसार है ही, और साथ ही जो हमारे सखा हैं उनके लिए थोड़ा सा उनकी जेब खाली करने का संसार है। उनके लिए सिर दर्द है। जी बिल्कुल जी। आज लेकर आए हैं टसर, यानी कि तुषार भी कहते हैं जिसे, घीचा सिल्क साड़ी, जो कि झारखंड में होती है उसे। बिल्कुल। तो तुषार या टसर रेशम जो होता है, जिसे कोसा रेशम भी कहा जाता है, भारत के जंगली रेशम के कीड़ों से प्राप्त होता है, जो मुख्य रूप से झारखंड, बिहार और छत्तीसगढ़ जैसे राज्यों में पाए जाते हैं। और घीचा जो होता है, वो घीचा रेशम के कोकून का बुना हुआ अवशेष होता है, मतलब बिना बुना हुआ अवशेष होता है वो, जो अपनी अनूठी खुरदरी बनावट और प्राकृतिक आकर्षण के लिए जाना जाता है। वो रेशम की जो होती है ना, उससे थोड़ा अलग होता है। ये कोकून से बना होता है, तो ये थोड़ा सा अलग होता है उससे जो रेशम होती है। तभी तो इस साड़ी की जो विशेषता है वो और साड़ियों से अलग होती है। कई बार हमने देखा है टसर साड़ी कुछ हमारी बहनें पहनती हैं, जब हमें अच्छा लगता है, हमारी सखियों को हम देखते हैं ना पहने हुए, कभी शादी समारोह में सहेलियां मिलती हैं, अरे भाई कौन सी साड़ी पहनी है आपने, अरे ये तो टसर साड़ी है, तो लगता है अरे वाह कितनी सुंदर साड़ी। तो बस यही है कि वो अन्य साड़ियों से थोड़ा सा भिन्न होती है। और तुषार रेशम, जिसे जंगली रेशम या वन रेशम या तसर रेशम या फिर तुषार रेशम भी कहा जाता है, ये पीले और भूरे रंग के चौड़े पंखों वाले पतंगे से प्राप्त एक उत्कृष्ट धागा माना गया है। और ये रेशम उन रेशम के कीड़ों से बनता है जो जंगली वन वृक्षों पर प्रजनन करते हैं, शहतूत के वृक्षों पर नहीं करते। झारखंड में रेशम निकालने की प्रक्रिया का एक नाजुक हस्तशिल्प है ये। जी। और जो टसर रेशम होता है, उसकी साड़ियों में हल्की सुनहरी कढ़ाई के साथ साथ प्रकृति से प्रेरित प्रिंट होते हैं। फूलों के पैटर्न के साथ साथ पेड़, बेल, कलियां, पत्तियां और छोटे पत्तों के आकार के पैटर्न होते हैं। तुषार रेशम अन्य सभी प्रकार के रेशम की तुलना में कहीं अधिक बनावटदार होता है। ये कपड़ा अन्य किस्मों की तुलना में ठंडा और अधिक छिद्र युक्त होता है, जो पहनने में बहुत आरामदायक लगता है। मतलब आप गर्मी में आराम से पहन सकते हैं इसको। बिल्कुल सही कहा। और सबसे पहले रेशम के कोकून को चीनी, पानी और सोडा के मिश्रण में भिगोया जाता है और फिर इसे उबाला जाता है। तो उबालने की जो प्रक्रिया है, उससे रेशम क्या होता है आरती, नरम हो जाता है थोड़ा, जिससे उसे खोलना थोड़ा आसान हो जाता है। कोकून को जितनी देर तक उबाला जाता है, रेशम उतना ही नरम और महीन होता जाता है। बिल्कुल। और परंपरागत रूप से रेशम को सुलझाने की ये प्रक्रिया महिलाओं द्वारा की जाती है। इस बेहद मेहनत के काम में बहुत ज्यादा विशेषज्ञता और धैर्य की जरूरत होती है। रेशम को कोकून से निकालने के बाद अगले चरण में धागों को धूप में सुखाया जाता है और उन्हें नटुआ नामक उपकरण पर अच्छे से लपेटा जाता है। और इस प्रक्रिया के बाद रेशम को रेहती तक पहुंचाने से पहले एक बार फिर से सुखा लिया जाता है। रेहती एक कताई का यंत्र होता है जो धागों को कुंडलित करके सूत बनाता है। तो रेशम के धागे तैयार जब हो जाते हैं, तो पारंपरिक हथकरघे का उपयोग करके जटिल पैटर्न बनाए जाते हैं और असली तुषार धागे की प्रामाणिकता साबित करने के सबसे सरल और पुराने तरीकों में से एक है, इसको जलाकर देखा जाता है। बिल्कुल। और ये असली जो धागा होता है, उसके एक छोटे से टुकड़े को जलाएंगे तो उसमें जले हुए बालों जैसी गंध आती है और लौ अदृश्य होती है, लौ नहीं दिखती है। अच्छा जी। और जलने के तुरंत बाद बुझ जाती है, जिससे वो सूखकर काली राख में बदल जाती है। इसकी प्रकृति जो होती है, वो सुनहरी चमक, जो प्राकृतिक चमक होती है इसमें, वो सुनहरी चमक होती है, जो बहुत सुंदर दिखती है और ये बहुत हल्की और आरामदायक भी होती है। और साथ ही इन्हें गर्मी और सर्दी दोनों मौसम में आप पहन सकते हैं। और इन साड़ियों को ड्राई क्लीन करवाना बहुत जरूरी हो जाता है। साथ ही इन्हें लंबे समय तक नई सी बनाए रखने के लिए सीधे धूप में लंबे समय तक नहीं रखना है आपको। और कॉटन के कपड़े में इसको लपेट कर रखें, जो हमारी बहनें जानती हैं। जो साड़ी इतना ज्यादा पहनता है वो समझता है कि कैसे इसको रखना है। और ध्यान रखना है कि परफ्यूम को सीधे साड़ी पर नहीं छिड़कना है, उसके धब्बे जो है स्पॉट्स पड़ जाते हैं। बिल्कुल। और घीचा सिल्क साड़ी को समय समय पर खोलकर हवा भी लगाते रहें। इन सावधानियों से साड़ियां लंबे समय तक उत्सवों की शान बनी रहती हैं और आप भी जो जितने भी फंक्शन होते हैं उनमें आपकी शान बनी रहती है। और जो तुषार और घीचा सिल्क की साड़ियां हैं, वो केवल धागों से नहीं बुनी जाती,
इनमें बुनकरों के सपने, परंपराओं की खुशबू और संस्कृति की गरिमा भी पिरोई होती है। बिल्कुल, ये हाथ से और मेहनत से बनाई जाती है और इनकी रेशों में प्रकृति की सादगी और भारतीय कला की भव्यता होती है और इन्हें पहनना केवल फैशन नहीं होता बल्कि अपनी सांस्कृतिक जड़ों से जुड़ने का एक माध्यम भी होता है। ये बिल्कुल बहुत ही अच्छी होती हैं साड़ियाँ। हाँ। एक गीत सुन लेते हैं ना? गीत तो सुन लेते हैं लेकिन मुझे तुमसे कुछ कहना है। अब जब तुम शॉपिंग करने जाओगी ना तो मेरे लिए ये साड़ी भी लेते आना, ठीक है? मुझे मालूम था ये आप कहने वाली है। चलिए सुनते हैं ये गीत। तेरे बिन सोना मोरे मन का मंदिर, आरे आरे आ ओ सजना रे आरे आ। तेरे बिन सोना मोरे मन का मंदिर, आरे आरे आ आरे आ आरे आ ओ सजना रे आरे आ आरे आ आरे आ। की बूंदें अखियां मूंदें कलियों का श्रृंगार करें। फूल चमन से महक पवन से लहरें तट से प्यार करें। मैं अकेला पंछी जैसा, मैं अकेला पंछी जैसा ढूंढू तेरे मन का बसेरा। तेरे बिन सोना मोरे मन का मंदिर, आरे आरे आ आरे आ आरे आ ओ सजना रे आरे आ आरे आ आरे आ। समय का आंचल थाम के पल पल उम्र चली है जाने कहाँ। निहारूं तेरी यहाँ, मेरे साथी होगा कहाँ, मेरे साथी होगा कहाँ, मधुर मिलन तेरा मेरा। तेरे बिन सोना मोरे मन का मंदिर, आरे आरे आ आरे आ आरे आ ओ सजना रे आरे आ। हाँ, तो बेहद ही सुंदर गीत सुनवाया था आरती अभी आपने जी। अब हम प्रतियोगिता की बात कुछ करना चाह रहे हैं ना? करिए। बिल्कुल। तो हमारे जो पहले तो हम जो हमारे श्रोता ने लिखा है, हमारे जो श्रोता लिख रहे हैं, हाँ। जो हमारी सखियां लिख रही हैं, जो हमारे सखा लिख रहे हैं, उनके बारे में बात करते हैं कि वो क्या लिख रहे हैं। बिल्कुल। तो उनके बारे में हम जान लेते हैं कि हमारे एक श्रोता लिखते हैं कि प्रतियोगिता को पूरी तरह खत्म नहीं किया जा सकता क्योंकि ये विकास का नियम है। हालांकि इसे जानलेवा रेस बनने से रोकना जरूरी है। हमें खुद की तुलना दूसरों से करने के बजाय अपने कल से करनी चाहिए। शिक्षा प्रणाली और परिवारों को भी केवल नंबरों के बजाय बच्चों के कौशल और मानसिक स्वास्थ्य को प्राथमिकता देनी चाहिए। और साथ ही एक और श्रोता है जो लिखते हैं कि हमें प्रतिस्पर्धा को एक युद्ध के रूप में नहीं बल्कि खुद को बेहतर बनाने के माध्यम के रूप में देखना चाहिए। स्वस्थ प्रतिस्पर्धा हमें सहयोग करना और मानसिक रूप से मजबूत बनना सिखाती है। इसका वास्तविक उद्देश्य दूसरों को नीचा दिखाना नहीं है बल्कि स्वयं की कमियों को दूर करके अपने आप को उत्कृष्ट बनाना होता है। बिल्कुल सही कहा इन्होंने। और वही बात कि आप प्रतियोगिता को लेकर क्या सोचते हैं। हमारे श्रोता लिखते हैं कि
एक बार प्रतियोगिता की बात पे लिखते हैं कि ये जो कंपटीशन है बराबरी पर स्वस्थ रूप से किसी कंपटीशन को जीतना, आगे बढ़ने और अपनी छिपी हुई क्षमताओं को पहचानने और खुद को बेहतर बनाने के लिए किया जाता है, वो ज्यादा अच्छा है। ये ठहराव को खत्म करती है, हमें लक्ष्य के प्रति प्रेरित करती है, आलस्य से दूर करती है और जीवन को एक सही दिशा प्रदान करती है। प्रतियोगिता हमें योग्यता परखने का भी मौका देती है, जिससे हम सीखते हैं कि कैसे अपने काम में हम सुधार कर सकते हैं। बिल्कुल। और देखा जाए तो प्रतियोगिता जीवन की वो पाठशाला है जहाँ व्यक्ति संघर्ष करना, सीखना और आगे बढ़ना सीखता है। ये सफलता की मंजिल तक पहुंचने का एक सशक्त माध्यम है। इसलिए प्रतियोगिता को केवल परिणाम की दृष्टि से नहीं बल्कि आत्म विकास और अनुभव प्राप्ति के अवसर के रूप में देखना चाहिए। यही दृष्टिकोण हमें जीवन में सच्ची सफलता और संतोष भी प्रदान करता है। बिल्कुल। वहीं एक श्रोता लिखती है कि प्रतियोगिता हमें जीवन में अपना लक्ष्य सेट करने में सहायता करती है। जीवन में हमें कभी भी प्रतियोगिता से पीछे नहीं भागना चाहिए, चुनौती लेना सीखना चाहिए और जीतने की कोशिश करनी चाहिए। प्रतियोगिताएं वर्षों से एकत्रित ज्ञान और कौशल को प्रदर्शित करने के लिए एक शानदार मंच हमें प्रदान करती है। बिल्कुल। एक और श्रोता है जो लिखते हैं कि प्रतियोगिता का उद्देश्य दूसरों को हराना नहीं बल्कि स्वयं को बेहतर बनाना होना चाहिए। बिल्कुल। और साथ ही हमारे जो एक और श्रोता है वो लिखते हैं कि हम लोग बता रहे हैं कि प्रतियोगिता, स्पर्धा, कंपटीशन बराबरी पर स्वस्थ रूप में किसी कंपटीशन को जीतना, जीवन में आगे बढ़ने और अपनी छिपी हुई क्षमताओं को पहचानने और खुद को बेहतर बनाने के लिए प्रतियोगिता या प्रतिस्पर्धा अत्यंत आवश्यक है। हाँ, ये ठहराव खत्म करती है, हमें लक्ष्य के प्रति प्रेरित करती है और आलस को दूर करके जीवन को एक सही दिशा प्रदान करती है। प्रतियोगिता हमें अपनी योग्यता को परखने का मौका देती है, जिससे हम सीखते हैं कि कैसे अपने काम में हम सुधार करें। हाँ, वही एक श्रोता लिखते हैं कि प्रतियोगिता हम सभी के जीवन का एक अभिन्न हिस्सा है। जन्म से लेकर जीवन के हर पड़ाव तक हम किसी न किसी रूप में प्रतियोगिता का सामना करते हैं। विद्यालय हो, खेल हो, नौकरी हो, व्यवसाय हो, कला हो, हर क्षेत्र में आगे बढ़ने के लिए प्रतियोगिता जरूरी है और ये हमें अपनी क्षमताओं को पहचानने, उन्हें निखारने और निरंतर बेहतर बनने की प्रेरणा भी देती है। बिल्कुल। और एक श्रोता है जो लिखते हैं कि प्रतियोगिता हम सभी के जीवन का एक अभिन्न हिस्सा है। जन्म से लेकर जीवन के हर पड़ाव तक हम किसी न किसी रूप में इस चीज को देखते ही रहते हैं। और एक श्रोता लिखते हैं कि आजकल हर क्षेत्र में प्रतियोगिता लगातार बढ़ रही है। शिक्षा हो, करियर हो, व्यापार हो, तकनीक हो, अपनी पहचान बनाने के लिए कड़ी मेहनत और नवाचार आवश्यक हो गया है। ये बढ़ती प्रतिस्पर्धा हमें बेहतर बनने और अपने कौशल को निखारने का एक अवसर देती है। बिल्कुल। और प्रतियोगिता केवल जीत और हार का नाम नहीं है, ये स्वयं को पहचानने, अपनी क्षमताओं को निखारने, लगातार आगे बढ़ने की प्रेरणा देने वाली प्रक्रिया होती है। और जीवन के हर क्षेत्र में, जो भी क्षेत्र है, हर क्षेत्र में प्रतियोगिता का अपना विशेष महत्व होता है। ये मनुष्य को आलस से दूर रखती है और परिश्रम, अनुशासन और आत्मविश्वास का पाठ पढ़ाती है। बिल्कुल। वही एक श्रोता का कहना है कि प्रतियोगिता को पूरी तरह खत्म तो नहीं किया जा सकता क्योंकि ये विकास का नियम है। हालांकि इसे जानलेवा रेस बनने से रोकना जरूरी है। बिल्कुल सही कहा कि जानलेवा रेस हमें नहीं बनाना है इसको, है ना। प्रतियोगिता एक स्वस्थ प्रतियोगिता होनी चाहिए जिससे कि हमें भी उससे सीख मिले या हम अपना विकास, अपना जो आत्म विकास है हम वो कर सकें, न कि हम उसमें लग के अपने को नुकसान पहुंचाएं, अपने जीवन को हम बर्बाद कर लें, अपने जीवन को खत्म कर लेते हैं कई बच्चे और की कंपटीशन में हम पिछड़ गए या फेल हो गए। ये जो असुरक्षा की भावना हमारे भीतर है, ऐसी प्रतियोगिता किसी काम की नहीं। अगर आपने अपने जीवन को गंवाकर किसी प्रतियोगिता में हिस्सा लिया होगा, क्या मतलब उस प्रतियोगिता के, जहां आप अपने जीवन से हाथ धो बैठते हैं। पढ़िए, लिखिए, आगे बढ़िए। और या हम नौकरी करते हैं या घर में भी होता है कि हम भाई बहन एक दूसरे से प्रतिस्पर्धा कर लेते हैं या पड़ोसी एक दूसरे से प्रतिस्पर्धा। ऐसा होता है मंदाकिनी जी की प्रतिस्पर्धा के चक्कर में हम अपने भाई बहन हो या रिश्ते हो, जो अपने रिश्ते हैं, उनसे भी हम हाथ धो लेते हैं। क्योंकि जब हम आपस में प्रतियोगिता करने लगते हैं ना, तो हम बहुत चीजों को गलत भी करने लगते हैं। फिर हम कोई वो जो एक बारीक सी रेखा होती है ना कि सही और गलत की, उसको हम पहचानना भूल जाते हैं। बस हमें रहता है कि हम किसी भी तरह से आगे निकल जाएं। ये जो हमारे अंदर भावना होती है ना, असुरक्षा की भावना कहते हैं। और आरती, सबसे बड़ी बात ये है कि जरूरी नहीं कि हम जीत ही जाएं। कई बार हारने में भी बहुत मजा होता है। बिल्कुल। आप हार कर भी जीत जाते हैं। आप कभी किसी के चेहरे पे एक खुशी दे सके, तो सबसे बड़ी बात ये होती है। प्रतियोगिता उसके चेहरे की हंसी देख के ही आपको लगेगा कि नहीं, हमने अब बच्चों से हम प्रतियोगिता करते हैं, मान लीजिए हमारे माता पिता, तो वो हार जाते थे कि हमारा बच्चा जीत गया है।
बिल्कुल। तो वो खुशी बहुत बड़ी खुशी है। और जीवन में बहुत सारी प्रतियोगिताएं होती हैं जिसमें हम हिस्सा भी लेते हैं और हमारे जीवन में भी आ जाती हैं, लेकिन उसमें हमें बहुत ही सकारात्मक तरीके से हिस्सा लेना है। वो कोई भी बस अपने आप को मानसिक रूप से दृढ़ रखिए कि हारना वो नहीं होता कि हम किसी चीज में, खेल में या किसी चीज में हार गए। हारना वहां होता है जब हम अपने दिमाग से, अपने मानसिक जो संतुलन होते हैं वहां से हारते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। तो उसको मजबूत रखिए। और मन के हारे हारे, मन के जीते जीत। अगर आप हार कर भी आपका मन नहीं हारा है फिर भी आप जीत जाते हैं। बहुत बार ऐसा होता है, हमारे खिलाड़ी खेलते हैं, लास्ट तक हमारी निगाहें होती कि जीतने वाले हैं, जीतने वाले हैं, जीतने वाले हैं, और वो हार जाते हैं। लेकिन हार कर भी पूरी टीम जीत जाती है। कैसे कि उनका बेहतर जो शानदार प्रदर्शन होता है वो हमें, वो मनोबल जो होता है ना, वो मनोबल अगले मैच में काम आ जाता है। बिल्कुल। इसलिए प्रतियोगिता अगर हम करते हैं अपने जीवन में, जो जरूरी भी है, तो स्वस्थ प्रतियोगिता करें। किसी को पछाड़ने के बजाय खुद को आगे लेकर जाएं। बिल्कुल। 100 साल पहले मुझे तुमसे प्यार था, मुझे तुमसे प्यार था, आज भी है और कल भी रहेगा। सदियों से तुझसे मिलने जिया बेकरार था, जिया बेकरार था, आज भी है और कल भी रहेगा। 100 साल पहले मुझे तुमसे प्यार था, मुझे तुमसे प्यार था, आज भी है और कल भी रहेगा। तुम रूठा ना करो, मेरी जान निकल जाती है। तुम हंसती रहती हो तो एक बिजली सी चमक जाती है। तुम रूठा ना करो, मेरी जान निकल जाती है। तुम हंसती रहती हो तो एक बिजली सी चमक जाती है। मुझे जीते जी ओ दिल भर तेरा इंतजार था, तेरा इंतजार था, आज भी है और कल भी रहेगा। सदियों से तुझसे मिलने जिया बेकरार था, जिया बेकरार था, आज भी है और कल भी रहेगा। हाँ तो मंदाकिनी जी, अब हम लोग
जिसको जिससे 100 साल पहले प्यार था अभी भी प्यार है और आगे भी रहेगा। हाँ जी हाँ, आगे भी रहेगा। वो है बढ़िया बढ़िया से स्वादिष्ट व्यंजन, और जिसमें से आज हम लेकर आए हैं पकौड़े। हम क्या लेकर आए हैं, हम तो ये गलत कह रहे हैं, हमारे श्रोता लेकर आए हैं पकौड़े, बनाकर लेकर आए हैं हमारे लिए। बहुत अच्छी अच्छी रेसिपी भेजी है उन्होंने। तो बात करते हैं, पहले तो एक छोटी सी बात कर लेते हैं। बिल्कुल। जो हमारे जो एक श्रोता हैं वो लिखते हैं कि जैसे ही आसमान में काले बादल छाते हैं और पहली बूंद गिरती है, भारतीय इंसानों के दिमाग का एक खास हिस्सा एक्टिवेट हो जाता है। वो सिर्फ एक ही सिग्नल भेजता है, किचन में जाओ, बेसन घोलो और कढ़ाई चढ़ाओ। खौलते हुए गर्म तेल की कढ़ाई मुश्किलों में डूबने के बाद ही एक साधारण सा बेसन और प्याज क्रिस्पी और शानदार पकौड़ा बनकर बाहर निकलता है। इसलिए जब भी जिंदगी आपको मुश्किलों के खौलते तेल में डाले तो घबराइए मत, समझ लीजिए कि आप और भी ज्यादा मजेदार बनने वाले। क्या बहुत शानदार, बहुत शानदार, बहुत शानदार। ऐसे तो मतलब सोच नहीं सकते। बिल्कुल, इन्होंने देखिए है। कितना इसको काव्यात्मक तरीके से, क्लासिक तरीके से पेश किया है, और मुझे लगता है कि बहुत अच्छा लिख भी सकते हैं। अगर ऐसी बात है तो ये लेखन जारी रखें, आगे भी हमें इसी तरह से है ना अपने विचार प्रकट करें, तो कार्यक्रम का मजा जो है मजा दोगुना हो जाता है। बिल्कुल बिल्कुल। एक श्रोता ने लिखा है कि भारत के सबसे लोकप्रिय और पसंदीदा स्नैक्स में से एक है पकौड़े। ये मुख्य रूप से बेसन, मसाले और अपनी पसंद की कटी हुई सब्जियां जैसे कि प्याज, आलू, पालक को मिलाकर बनाया जाता है, और बारिश के मौसम और शाम की चाय के साथ इनका आनंद लिया जाता है। पकौड़े बनाने की उन्होंने विधि भी डाल दी है कि आपको ओनियन लेना है, मिक्स वेजिटेबल पकौड़ा बनाना है तो, और सब्जियां 3-4 तरह की लेनी है, प्याज लंबे कटे हुए, 1-2 कटे हुए आलू, पालक, बेसन लीजिए, और चावल का आटा ले लीजिए 2 बड़े चम्मच कुरकुरेपन के लिए, मसाले ले लीजिए, हल्दी है, मिर्च है, और कुटा हुआ साबुत धनिया है, अजवाइन है, हींग है, और नमक आपके स्वाद के अनुसार ले लीजिए। और इसके अलावा इन्होंने अदरक, लहसुन, हरी मिर्च का पेस्ट भी बनाया है तलने के लिए। और कहते हैं कि सब्जियां तैयार करें, एक बड़े बर्तन में कटे हुए प्याज, आलू और पालक लेने, इसमें नमक, अदरक, लहसुन का पेस्ट, कटी हुई हरी मिर्च डालकर अच्छी तरह मिला लें और 5 मिनट के लिए रख दें ताकि सब्जियां पानी छोड़ दें। मसाले और बेसन मिलाएं, अब इसमें सभी सूखे मसाले डाल दें और इसके बाद बेसन और चावल का आटा मिला लें, घोल बनाए बिना पानी डाले, और जरूरत हो तो थोड़ा सा डाल लें पानी। एक गाढ़ा और खुरदुरा मिश्रण तैयार करें, तलें एक कढ़ाई में मध्यम आंच पर, और इसमें छोटे छोटे बोल्स बनाकर पकौड़े डाल दें। कुरकुरा होने तक इसको पकाएं, मध्यम आंच पर दोनों तरफ से इसको हिला के पकाते रहें। अंत में कुछ सेकंड के लिए आंच तेज करके निकालें ताकि पकौड़े अतिरिक्त तेल न सोखें। अरे वाह, ये अच्छी बात बताई है। अक्सर तेल आ जाता है पकौड़ों में साथ में ना, और गरम गरम पकौड़ों हरे धनिए की चटनी के साथ खाइए आरती जी। मैं उसमें कल्पना में लग गई थी कि आप मैंने देख लिया था, के निकल ही रहे, खाने भी लग गई थी पकौड़े ना। हाँ। एक हमारे श्रोता है जो लिखते हैं कि गुजरात में पकौड़े यानी कि भजिया सिर्फ एक व्यंजन नहीं बल्कि जीवन शैली का हिस्सा है। बारिश की पहली बूंद गिरते ही हर गुजराती घर और नुक्कड़ पर पकौड़े तलना अनिवार्य हो जाता है। यहाँ आलू प्याज के अलावा मेथी गोटा, डकन भजिया, मिर्च के भजिया और केला पकौड़ा जैसी अनोखी वैरायटी मिलती है। गुजराती पकौड़ों में बेसन के साथ हल्की चीनी, नींबू और तीखी हरी मिर्च का बेजोड़ संतुलन होता है। चटनी का जादू भी होता है इसमें कि इन पकौड़ों का स्वाद कढ़ी या बेसन घोल और तीखी मीठी चटनियों के बिना अधूरा माना जाता है। और शाम की चाय के साथ पकौड़े खाना यहाँ का पारिवारिक जो उत्सव होता है उस तरह से माना जाता है। हाँ हाँ, बिल्कुल सही कहा इन्होंने। बिल्कुल। और हमारे जो एक है हमारे जो श्रोता हैं वो लिखते हैं कि बरसात आई, छाई बहार, पकौड़ों की महकी है फुहार, गर्मा गर्म जब थाली आए, मन खुश होकर गीत सुनाए, आलू प्याज या पालक वाले सबको लगते बड़े निराले, चाय की प्याली साथ में हो, मजा दुगना हर पल हो, दादी की रसोई की खुशबू भर देती है मन में जादू, मिल बैठकर जब सब खाते हंसते गाते पल बिताते, सादा भोजन हो या दावत, पकौड़ों की रहती है चाहत, स्वाद और अपनापन देते हर मौसम में दिल को। बाप रे, क्या बात है। देखिए मतलब मौसम बदलते ही मन का मौसम बदल गया इनके, है ना। मैंने कहा ना, और कवि और शायर बन गए हमारे श्रोता। और एक श्रोता ने लिखा है कि मेरा पकौड़े का जो शौकीन है, गुजराती पकौड़े के शौकीन है जिसे भजिया कहा जाता है, और ये सिर्फ एक व्यंजन नहीं बल्कि जीवन शैली का हिस्सा है। बारिश की पहली बूंद गिरते ही हर गुजराती के घर में ये बनता है, तो ऐसे इन्होंने पकौड़े बनाने की विधि भी बताई है। और देखिए एक श्रोता लिखते हैं कि बेसन के घोल में अजवाइन, हींग, हरी मिर्च, धनिया का सही मिश्रण इसके स्वाद को दोगुना बना देता है। पुदीने की तीखी
की चटनी भी होनी चाहिए, मीठी की इमली चटनी, टोमेटो केचप के साथ इसका कॉम्बिनेशन एकदम परफेक्ट होता है। और ये मौसम का साथी है। भारत में बारिश के मौसम हो, सर्दियों का हो और किसी भी तरह का हो, तो पकौड़े हमारे घर में सबसे पहले बनाए जाते हैं। वहीं एक श्रोता ने कहा है कि सब्जियों की जो एक साथ इकट्ठे करके आप पकौड़े बना सकते हैं, जैसे प्याज है, आलू है ना, इनको काट लें, हरी मिर्च है इसके भी काट लें, अदरक को भी, अदरक भी पकौड़ों के बीच में जब मुंह में आती है ना आरती, बहुत स्वादिष्ट लगती है। और आधा छोटा चम्मच हल्दी, अजवाइन, नमक और पाउडर मिर्च का पाउडर ले लें। पकौड़ों को कुरकुरा तलने के लिए 1 चम्मच चावल का आटा लेना बहुत जरूरी है, या फिर कॉर्न स्टार्च भी ले सकते हैं। और तलने के लिए सरसों का तेल ले लें। साथ ही उन्होंने कहा घोल को तैयार करें। एक बड़े बाउल में बेसन, हल्दी, अजवाइन, नमक, लाल मिर्च और कटी हुई हरी मिर्च डाल दें, अदरक डाल दें, सब्जियां मिलाएं, इसमें कटे हुए प्याज, आलू डालें, पानी डालें, थोड़ा पानी डालें, थोड़ा गाढ़ा और चिकना घोल बनाएं। ध्यान दें कि घोल ज्यादा पतला नहीं होना चाहिए, ताकि ये सब्जियों पर अच्छी तरह से कोट हो जाए। और फ्राई करें कढ़ाई के माध्यम से, आंच गर्म रखें, तेल गर्म होने पर चम्मच से छोटे छोटे पकौड़े तलें और कुरकुरा होने तक इन्हें रखें। पकौड़ों को टिश्यू पेपर पर निकालें ताकि अतिरिक्त तेल निकल जाए और छमाछम बारिश में गर्मा गर्म खाएं और खिलाएं। बिल्कुल। और एक हमारे जो श्रोता है वो एक बहुत अच्छा सा उन्होंने दाल के पकौड़ी का बताया है रेसिपी। तो चना का दाल 4-5 घंटे के लिए भिगो लें, इसमें थोड़ा चावल भी भिगा लें। अब इन्हें दरदरा पीस लीजिए, इसके साथ लहसुन, मिर्च, अदरक भी पीस लीजिए। पीसते समय कम पानी, जब पीस रहे हो तो कम पानी का प्रयोग करें, नहीं तो ये पतला हो जाएगा, तो बढ़िया बनाने में मुश्किल होगी। अब इसमें हल्दी, नमक, बारीक कटी हुई हरी मिर्च, कलौंजी, अजवाइन मिलाकर रख लें। धनिया पत्ती भी काट कर मिला सकते हैं, पर बारिश के दिनों में हरी पत्तियों का प्रयोग कम ही करें। कढ़ाई में सरसों का तेल गरम करें, इसमें थोड़ी सी हींग का टुकड़ा डाल दीजिए। अब छोटी छोटी दाल की पकौड़ियों को तेल में तल लीजिए। इसे किसी भी चटनी के साथ परोसें, और बिहार में इस दाल की पकौड़ी को कचरी बोला जाता है। इसे सरसों की चटनी, आम की खटाई की चटनी के साथ परोसा जाता है। दाल में आप चना की दाल के अलावा मसूर की दाल, मूंग की दाल का भी आप पकौड़ा बना सकते हैं। और किसी भी दाल को भिगोते समय उसमें 2 चम्मच चावल, जो 2 चम्मच रहता है चावल, वो जरूर डालें आप। तो अब पकौड़े बहुत खा लिए हैं, गीतों का आनंद भी तो ले लेते हैं पकौड़े खाते खाते। झिर 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 बदलुआ बरसी हो कारे कारे, झिर 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 बदलुआ बरसी हो कारे कारे। सोए अरमान जागे, कई तूफान जागे, सोए अरमान जागे, कई तूफान जागे, माने ना मन मोरा सजना बिना। झिर 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 बदलुआ बरसी हो कारे कारे, झिर 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 झिर। बदरुआ बरसे हो कारे कारे, सोए अरमान जागे, कई तूफान जागे, सोए अरमान जागे, कई तूफान जागे, बरखाना भाए। जी, तो हम तो यही उम्मीद करते हैं कि सभी लोगों के शहर में झिरझिर झिरझिर बरखा जो है बरसे और उनका मन भी इसी तरह से हर्षे, है ना। बिल्कुल। और इसी उम्मीद के साथ अब कार्यक्रम का समय तो हमें समाप्त करना होगा। तो कार्यक्रम सखी सहेली से मंदाकिनी जोशी और आरती श्रीवास्तव को दीजिए इजाजत। नमस्कार। नमस्कार। कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ता अनुश्री पाठक। सखी सहेली।
है।